हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे। तो देखिए, आप सभी को हम एमपीटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको लेकर चलेंगे। तो जिन बच्चों का अभी पेपर आगे आने वाला है, आगे के शिफ्ट, कुछ बच्चों के पेपर तो हो चुके हैं, कुछ बच्चों के हो रहे हैं, और जिन बच्चों के भी आगे आने वाले शिफ्ट में हैं, तो प्लीज़ आप सभी एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करके जाइएगा, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए आपके छूटे ना। तो देखिए, ये जो भी हम पेपर पढ़ाने जा रहे हैं आपको, ये आपका 5 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का है, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लगभग आपको 30 क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपके सीडीपी में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन देखेंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आता है या वीडियो पसंद आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम सारे सब्जेक्ट को करा देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, कुछ बच्चों के जो पेपर है वो 30 तारीख तक है, तो अगर हम एक हफ्ते के अंदर आपको सारी प्रैक्टिस सेट करवा देते हैं तो भी आपका प्रैक्टिस सेट आसान हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है कि स्वाभाविकता का सिद्धांत, बी है मूर्त से अमूर्त की ओर, सी है निगमन से आगमन की ओर, डी है सरल से कठिन की ओर। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए, शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। तो आप सभी को पता है निगमन से आगमन की ओर जो होता है वो हमारा शिक्षण का क्या होता है, सिद्धांत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि भाषा अर्जित करना, ऑप्शन 1 है ए है कठिन होता है, ऑप्शन 2 है सहज स्वाभाविक होता है, ऑप्शन 3 है भाषा सीखने में बाधक होता है, ऑप्शन 4 है वही डी है कि समय की हानि होती है। देखिए, आप सभी को पता है कि भाषा अर्जित करना कठिन बिल्कुल नहीं होता है, भाषा सीखने में बाधक होगा बिल्कुल नहीं होता है, समय की हानि होती नहीं, सहज और ये स्वाभाविक होता है। भाषा अगर हम अर्जित कर रहे हैं तो हर व्यक्ति करता है भाषा का अर्जित, और ये सहज और स्वाभाविक होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कहा गया है कि निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बी है कि केवल बच्चों की भाषागत त्रुटि की सूची बनाने पर, सी है कि केवल बच्चे की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, और डी आपका है कि समस्या के कारणों की सही पहचान पर। क्वेश्चन क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर होती है। अगर हम उपचार कर रहे हैं तो किस चीज का उपचार करें, बच्चे की क्या समस्या के कारण की हम सही पहचान करेंगे तभी हम उपचार कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी में देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा था, पॉजिटिव, उत्तर भी पॉजिटिव होगा। अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछता तो उत्तर निगेटिव होता, ठीक है। आप इसका बिल्कुल ध्यान दिया करिए कि इसमें क्या होता है सीटेट में कि आपको क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो उत्तर निगेटिव सही होता है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो उत्तर पॉजिटिव सही होता है। अब देखिए, यहाँ पर 3 जगह आपको केवल केवल दे दिया है, तो केवल हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है, सॉरी निगेटिव वर्ड होता है, तो ये हमारा तीनों गलत हो जाएगा, बच्चा हमारा डी, तो वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं कि कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है कि शब्द भंडार का विकास, बी है कल्पनाशीलता का विकास, सी है सृजनात्मकता का विकास, डी है आपका भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो उत्तर बताइए क्या होगा आप सभी। देखिए, जो हमारी कहानी कथन के उद्देश्य में उसमें कौन सा पक्ष शामिल नहीं है, तो आप सभी को पता है कि शब्द भंडार होता है, कल्पनाशीलता होती है, कहानी में हम कल्पना भी करते हैं, और ये सृजनशील भी होता है। लेकिन यहाँ पे भाषा लिखित रूप से परिचय नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, क्वेश्चन क्या था, निगेटिव था, तो उत्तर भी हमारा निगेटिव वाला ही सही होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में से क्या पूछ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि, ऑप्शन ए है बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, ऑप्शन बी है शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, ऑप्शन सी है बच्चे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन डी है अगली कक्षा में उन्नत करना। तो देखिए, मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये पूछा है। तो मूल्यांकन का मतलब ही होता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चों ने कितना सीखा है, ठीक है। तो ये चीजें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे कैसे सीखते हैं हम उसी का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा सही तरीके से सीख रहा है या गलत तरीके से सीख रहा है। अगर बच्चा सीख रहा है तो कितना सीख पा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम देख लेते हैं, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना। ऑप्शन 1 है ए है
कविता शिक्षण का एक गौड़ उद्देश्य है। ऑप्शन बी है कविता के भाव को समझने में सहायता करता है। ऑप्शन सी है बच्चों का मनोरंजन करता है। ऑप्शन डी है बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। तो आप सभी को पता है जो हमारा कविता को भावपूर्ण तरीके से अगर हम पढ़ रहे हैं तो कविता क्या करता है कि कविता के भाव को समझने में हमें क्या करता है, सहायता करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 पर के बाद 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से ऑप्शन ए है कि केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। ऑप्शन बी है बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। ऑप्शन सी है बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता का विकास का अवसर मिलता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्शन डी है कि बच्चे दूसरे के विचार से परिचित हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वहां पर अवसर दिया है। अवसर हमारा क्या होता है, अवसर ये हमारा दिया है, ये हमारा पास्टिव वर्ड होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 6 के बाद हम 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए है लोकगीत को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी है लोकगीत गाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी है कि केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों को शिक्षा दी जा सकती है। ऑप्शन डी है इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो देखिए लोकगीत की जो भाषा, लोकगीतों की भाषा की जो कक्षा होती है, कक्षा में जो स्थान दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे संस्कृति विशेषताओं से परिचित होते हैं। ठीक है, केवल गीतों के माध्यम से बिल्कुल नहीं, लोकगीत को बढ़ावा शिक्षण मुख्य उद्देश्य बिल्कुल नहीं, लोकगीत गाए जा सकते हैं बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं 8 के बाद 9 पर। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पाठ पढ़कर बच्चे के प्रश्न बनवाने से ऑप्शन ए है कि इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। ऑप्शन आपका बी है कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ की कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन सी है कि कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। ऑप्शन डी है कि प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है, तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो देखिए पाठ पढ़कर बच्चों से अगर हम प्रश्न बनवा रहे हैं तो जो शिक्षक है, शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे पाठ को कितनी गहराई से समझे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 9 के बाद हम 10 पर चलते हैं। तो 10 का आप बताइए क्या होगा कि भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए है बोलना, बी है पढ़ना, सी है लिखना, डी है सुनना। तो द्वितीय चरण आपसे पूछा है क्या होगा, तो हम यहाँ पर एक ट्रिक देख लेते हैं। सु बो प ली, ठीक है। तो सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। तो दूसरे पे कहना है बोलना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए को सही कर लीजिएगा, यहाँ पर हमने उत्तर भी बता दिया आपको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 10 के बाद 11 पर। 11 में क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि बच्चे में हिंदी भाषा सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। ऑप्शन ए है उच्च स्तर के छात्रों के लिए, बी है प्राथमिक स्तर के छात्र के लिए, सी है माध्यमिक स्तर के छात्र के लिए, डी है केवल हायर स्कूल के छात्र के लिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि बच्चों में हिंदी भाषा सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। अगर हम हिंदी भाषा सीखने के लिए रुचि उत्पन्न कर रहे हैं तो यह उद्देश्य किसके लिए सही होगा, तो ये आपके प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। आइए हम उत्तर भी देख लेते हैं, बी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है बच्चों के मनोवैज्ञानिक विशेषता, ऑप्शन बी है बच्चों की भाषा की क्षमता, ऑप्शन सी है कि पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी, ऑप्शन डी है कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा के प्रयोग की क्षमता। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं, हमारा उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की जो क्षमता है
वो क्या है कि साहित्य का चयन करते समय आपके लिए ये जानना सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जरूरी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया है कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद बच्चों की डैश व स्वाभाविक, थोड़ा छोटा कर लेते ताकि वो क्वेश्चन पूरा दिखे ना। चलिए, स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा कि स्वतंत्र, मौखिक और लिखित, ठीक है। यहाँ पर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। ऑप्शन ए है कि बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। बी है कि सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। सी है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। डी है कि भाषा की असफलता की ओर संकेत करती है। तो आप सभी को पता है जो त्रुटियां होती है, त्रुटियों से ही बच्चा सीखता है। तो भाषा सीखने की क्या है, हमारी प्रक्रिया की स्वाभाविक पड़ाव है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 के बाद हम 15 पर चलते हैं। 15 में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। ऑप्शन ए है कि बच्चे के विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। बी है कि व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है। सी आपका है कि भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती हैं। डी है कि बच्चों का आकलन करती हैं। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा की जो विभिन्न घटाएं ये क्या करती हैं, प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा के चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी CDP वगैरह के आएंगे। अब आपको देखिए पैसेज दिया गया है, पैसेज से आपको क्वेश्चन बताना है। अब देखिए इतना बड़ा पैसेज दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। पैसेज के बाद आपको एक क्वेश्चन केवल दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एक पैसेज से एक क्वेश्चन। अब कैसे करना है हमें, हम ये देख लेते हैं। पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज को छोड़िए। अब आइए हम देखते हैं क्या दिया कि उपयुक्त गद्यांश के निम्न में से उचित शीर्षक का चयन कीजिए। राजनीतिक संगठन के क्षेत्र, राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद, राष्ट्रीय खतरा। डी है कि कश्मीर की आतंकवाद समस्या। अब देखिए इसमें बात क्या कही जा रही है, आप सबसे पहले पढ़ते चलिए कि जब हम असंगठित हुए तो हमें आर्थिक, राजनीतिक और इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इन विचारों से जब शासन अधीन हो गए तो बातें देखिए। अब यहाँ पर क्या है, सारी चीजें कहाँ चल रही है हमारी, किससे चल रही है। जो भी आप इस पे पढ़ेंगे वो आपके राष्ट्रीय एकता की बात चल रही है, ठीक है। अगर ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ राष्ट्रीय एकता की बात चल रही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा पढ़ना आपका टाइम टेकन हो जाएगा। तो आप सभी पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। सेम ऐसे ही देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको पैसेज दिया जाएगा। ये हिंदी भाषा का आपका है पूरा। तो इस तरीके से पैसेज जब दिया जाएगा तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत ही अकेला देश है, ठीक है, जहां मंदिरों में गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वार और मठों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, इनमें से किसका है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी है इंदिरा गांधी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है महात्मा गांधी। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि क्या है कि भारत ही अकेला देश है। अब यहाँ पर कहाँ हमें मिलेगा, तो देखिए हमें यहाँ पर मिला कि भारत रविन्द्रनाथ टैगोर मिले, ठीक है। पहले हम आपको कैसे ढूंढेंगे हम, अब पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन को ढूंढते हैं, कहाँ पर दिख रहे हैं ये, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर एक साइड से ढूंढते ढूंढते ऐसे चलिए कि राधाकृष्णन कहाँ में दिख रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी मिल गए हमें, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं नीचे, यहाँ पर हमें ढूंढते ढूंढते आपको या यहाँ पर इधर देखिए यहाँ पर मिल गए राधाकृष्णन। अब राधाकृष्णन हमें मिल गए तो इनके बारे में हम देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। तो देखिए इन्होंने यही कहा है, सेम चीज वही कहा कि भारत एक अकेला देश है जहां मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वार, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कहा है। अब जैसे कि ऑप्शन ए पर हम देख लिए, अगर ऑप्शन ए पर राधाकृष्णन कुछ और कहते तो हमारा क्या होता, गलत हो जाता। अब राधाकृष्णन ही ये कहे तो ये सही हो गया। फिर अगर मान लीजिए यही जो गांधी जी का कहा गया है, गांधी जी का दे दिया तो गांधी जी का हमारा उत्तर सही हो जाता, रविन्द्रनाथ जी का हो जाता महात्मा गांधी। तो पहले ए, जैसे ए है तो ए का राधाकृष्णन है, उनको ढूंढने की कोशिश करिए कि इसमें राधाकृष्णन है कहाँ पर। तो राधाकृष्णन नहीं मिले अगर इसमें ये कहने कथन में, तो फिर इंदिरा गांधी को ढूंढिए दूसरे ऑप्शन में, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को ढूंढिए, ऐसे आपके ऑप्शन जल्दी सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। देखिए इसी तरीके से यहाँ भी गद्यांश आपका दिया गया है। तो
तो यहाँ पर है कि निम्न में से किस शब्द का युग्म का प्रयोग प्रस्तुत गद्यांश में नहीं किया गया है। अब देखिए धीरे धीरे अलग अलग जब जब भिन्न भिन्न। अब आइए अब ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे कि धीरे धीरे है कि अलग अलग है कि कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप ढूंढना स्टार्ट करेंगे शुरू से, तो आपको जब जब तो मिल गया, जब जब है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर हमें ढूंढते ढूंढते आएंगे। ठीक है, एक तरीके से ढूंढते ढूंढते चलिए आप ऐसे से ढूंढते ढूंढते एक एक लाइन ढूंढते ढूंढते जाइए। धीरे धीरे आपका देखिए मिल गया, 2 मिल गया हमें। ठीक है, फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते आप जाएंगे, फिर इधर से ढूंढते, तो जो जो चीज़ें हमें मिल जाएंगी वो है, जो नहीं है देखिए छिन्न भिन्न यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो अभी भिन्न भिन्न दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें छिन्न भिन्न मिला है, भिन्न भिन्न नहीं मिला है। तो मतलब यही हमारा जो भिन्न भिन्न है यही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी को सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में फिर से पैसेज दिया हुआ आपका है, सेम ऐसे देखिए पूरे हिंदी का हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपका दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत की एकता तथा चेतना की कसौटी सिद्ध हुई। अभी हमने राधा कृष्णन का पढ़ा था, इनको हटा दीजिए, इन्होंने कुछ और कहा था। अब इंदिरा गांधी के बारे में देखते हैं, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब आइए इंदिरा गांधी कहाँ पर आपको दिख रही हैं, शुरू से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इंदिरा गांधी यहाँ पर देखिए, लेकिन तो इंदिरा गांधी कह क्या रही हैं, कुछ और ही कह रही है, भाईचारे में कायम रखना ये कह रही है। तो क्या यहाँ पर ये पूछ रहा है, नहीं, कसौटी भारत की एकता तथा चेतना की कसौटी पूछ रहा है। अब इंदिरा गांधी को हटाइए, अब रविन्द्रनाथ टैगोर पर आते हैं। अब रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ पर आपको मिलते हैं, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ मिल गए। तो भारत की एकता तथा चेतना की कसौटी अब यही मिल गई रविन्द्रनाथ टैगोर जी पर, तो उत्तर हमारा यहीं पर हो जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिक है खोजने का, ऐसा नहीं कि आप पूरा पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। अब पैसेज दे दिया, पैसेज देख लीजिए एक बार ऐसी सरसरी निगाह से, अच्छा ये पैसेज है। अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आइए पढ़िए। अब देखिए उपयुक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य है। तो राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है आप सभी को पता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए यही है कि सचमुच राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के विभिन्न घटकों और परस्पर भाईचारे के कायम रखना है। तो यही आपका हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। अब देखिए फिर से पैसेज दिया है, अब पैसेज में से आपको फिर से क्वेश्चन पूछा है, तो हम पैसेज से पहले हम क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन में है कि निम्न में से आबद्ध का विलोम शब्द क्या है। तो ये तो पैसेज में आपको मिलेगा नहीं आबद्ध का, ये अपने से बताना है विलोम शब्द। तो आप सभी को पता है आज़ाद है, अमुक्त है, कैद है, समिति है। तो जो आज़ाद होता है इसी को हम आबद्ध कहते हैं, इसका विलोम हो गया। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से पैसेज आपको दिया गया है, पैसेज देखिए, पैसेज देख के घबराना नहीं आप सभी को। अब देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मतैकता में कौन सी संधि है, मतैकता। तो देखिए जहां पर आपको ये 2 खड़ी पाही दिख जाए, 2 पाही दिख जाए ऊपर, तो वहां पर वृद्धि होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पैसेज में फिर से आपको दिया गया है, अब पैसेज दिया गया फिर इसका क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए देखते हैं। अब देखिए निम्न में से भारतवासी शब्द में कौन सा समास है। तो भारत का वासी, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों से उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। किंतु अरे यह क्या इतना आदर, इतनी करुणा सम्मान, प्रथम दृष्टि में ही दे डाला तुमने मुझे अहो मतिमान, मैं अपने झीने आंचल में इस अपार करुणा का भार कैसे भला संभाल सकूंगी, उनका वह स्नेह अपार, लख महानता उनकी पल पल देख रही हूँ अपनी ओर, मेरे लिए बहुत थी केवल उनकी तो करुणा की कोर। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि निम्न में से पंक्ति जो है वो रचयिता का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी इसका याद रख लीजिएगा, इसके जो रचयिता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये लड़की नहीं लड़का है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी, नहीं इनको याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी है ना, तो ये देखिए बहुत कन्फ्यूजन है। तो इसको एक ऐसे हिंदी में ही है जो वो उनका नाम ऐसा है, जो वो लड़का है पर वो लगते लड़की का नाम है। ठीक है, आगे चलिए, फिर पैसेज आपको दिया गया है। तो पैसेज में देखिए फिर दिया गया है इतना आदर इतनी करुणा, फिर वही पैसेज दिया गया है, उसी पैसेज से क्वेश्चन आपको है
कि निम्न में से मतिमान का अर्थ क्या है। मतिमान, मति मतलब बुद्धि होती है, आप सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। देखिए फिर वही आपका पैसेज में फिर वही देखिए दिया है, इसे 4-5 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, पैसेज से। तो इससे भी क्वेश्चन वही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी को पता है कि करुणा में आपका उदारता, दया, निष्ठुरता, सहानुभूति, तो निष्ठुरता आपका करुणा नहीं कठोरता का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो नहीं है। आगे चलते हैं, फिर से आपका देखिए किंतु अरे यह क्या, इतना आदर, इतनी करुणा, सम्मान, इसी में से आपको सब सारे क्वेश्चन बने हैं। तो आगे फिर से वही आपका दिया है कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा छंद बनता है। तो आप सभी को पता है कि कुंडली बनती है, कुंडलियां बनती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फिर वही देखिए पैसेज दिया है, तो इसी पैसेज से फिर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्ति में नहीं किया गया है। तो उपयुक्त पंक्ति में आंचल, शोक, कोर, दृष्टि। अब आइए पंक्ति को देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अब सारी पंक्ति हमने तो अभी पढ़ी दी है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ना आपका शोक का प्रयोग किया ही नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि हमने तो पढ़ दिया है सारा पंक्ति, तो अब पढ़ना है क्या दोबारा टाइम वेस्ट करना। तो कोर आंचल है, शोक है, दृष्टि है, लेकिन कोर नहीं है। अब आगे क्या है, आगे फिर से वही पैसेज आ गया, फिर उसी से क्वेश्चन आपका किया गया है। देखिए फिर से उसी क्या क्वेश्चन, उपसर्ग पूछा गया है कि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब निम्न से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग, क्या महानता में नहीं किया गया है, अवगुण में, निर्देश में और अनुप्रास में। तो ये हो गया आपका उपसर्ग, नि आपका उपसर्ग हो गया, अनु आपका उपसर्ग हो गया, लेकिन महानता में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। आगे चलते हैं, फिर से वही देखिए आपको पैसेज है, उसी पैसेज से फिर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी। पूछा गया मुहावरा और का और हो जाना क्या क्या अर्थ है। तो और का और हो जाना मतलब कि पहले जैसा न रहना, बिल्कुल बदल जाना, ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। तो ये आपके हिंदी के रहे 30 क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी जो भी क्वेश्चन है हम आपको बाद में देते रहेंगे। CDP के भी हम आपको क्वेश्चन ला देंगे, ये आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन है, तो आप प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको CDP, और स्टार्टिंग में मैंने गलती से आपको CDP बोल दिया था, क्योंकि CDP का मैंने पेज खोल लिया था, फिर बाद में हम आपको हिंदी करा दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिन बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे। और जो भी बच्चे एमपीटेट का पेपर दे रहे हैं, उन्हें पेडागोजी पढ़नी है, तो प्लीज़ भी हमारे CDP का जो भी सीटेट का पेपर चल रहा है, जो भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।